ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फोरब्रेन, दैट इज डायेनसेफेलॉन। अब हम किससे स्टार्ट करें? डायेनसेफेलॉन से। फोरब्रेन का पहला पार्ट, पहले हमने ब्रेन को डिवाइड किया, फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोरब्रेन में दो पार्ट किए, सेरिब्रम एंड डायेनसेफेलॉन, एंड वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ सेरिब्रम। हमने सेरिब्रम और उसके लोब्स के बारे में सीख लिया। सेकंड हम क्या कर रहे हैं? डायेनसेफेलॉन। अब हम किसके बारे में सीखेंगे? डायेनसेफेलॉन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायेनसेफेलॉन कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन सी तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बेटा? इट कंसिस्ट ऑफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। डायेनसेफेलॉन में तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक तो होता है बेटा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपको बताया था थैलेमस के बिलो है जो, इसीलिए हाइपो लिखा है। हाइपो मतलब बिलो। फिर आता है एक थैलेमस, और फिर एक आता है बेटा एपिथैलेमस। एपी मतलब अबव, अबव ऑफ व्हाट? थैलेमस, थैलेमस के ऊपर। ठीक है, देखो इसी को डिकोड करते हैं बच्चे से। एक होता है बेटा डायेनसेफेलॉन में थैलेमस, एंड दिस थैलेमस इज 2 इन नंबर। एक्चुअली में ये 2 होता है, एंड इट कंस्टिट्यूट्स द 80% पार्ट। और 80% पार्ट के आगे ब्रेन मत लगा देना, बिकॉज ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है? ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम। थैलेमस कंस्टिट्यूट्स द 80% ऑफ डायेनसेफेलॉन। डायेनसेफेलॉन का 80% पार्ट किसने ले रखा है बेटा? थैलेमस ने। और थैलेमस के नीचे, हाइपो मतलब बिलो, थैलेमस के नीचे क्या रखा हुआ है? हाइपोथैलेमस। एंड थैलेमस के ऊपर एपी, एपी मतलब अबव, क्या रखा हुआ है? एपिथैलेमस। अबव थैलेमस, थैलेमस के ऊपर रखा हुआ है एपिथैलेमस। ठीक है, बेसिकली ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? देखो ये स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखता है। लेट्स से दिस इज डायेनसेफेलॉन। ठीक है, आप साइड से देख रहे हो डायेनसेफेलॉन को, आप डायेनसेफेलॉन को इस साइड से देख रहे हो, और इसमें एक रखा हुआ है बेटा यहाँ पर थैलेमस। ऑफ कोर्स ये एक न्यूक्लियाई ही होता है, एक लार्ज न्यूक्लियाई है, ग्रे मैटर है, सेल बॉडी कॉन्सेंट्रेट हो रखी है। बट डायेनसेफेलॉन के दोनों साइड पर थैलेमस रखा है, और आप साइड से व्यू देख रहे हो तो आपको एक थैलेमस तो दिखाई नहीं देगा, वो पीछे साइड पर है। ठीक है, थैलेमस के थोड़ा नीचे साइड पर, यहाँ पर थैलेमस के नीचे बिलो थैलेमस रखा होता है बेटा हाइपोथैलेमस, और थैलेमस के ऊपर साइड पर रखा होता है एपिथैलेमस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेबल कर लेते हैं हमने क्या क्या दिखाया है। दिस इज हाइपोथैलेमस। बेटा हाइपोथैलेमस के भी नीचे रखी होती है पिट्यूटरी, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस के भी नीचे रखी होती है पिट्यूटरी। ठीक है, ये हमने क्या बनाया है? थैलेमस। दिस इज थैलेमस। देख रहे हो थैलेमस साइज में इतना बड़ा है। कॉन्स्टिट्यूट, जो डायेनसेफेलॉन होता है ना उसका 80% पार्ट थैलेमस ही होता है, एंड दिस इज एपिथैलेमस, जो थैलेमस के थोड़ा सा ऊपर साइड में रखा हुआ है, और हाइपोथैलेमस थोड़ा नीचे साइड में रखा हुआ है, इसीलिए इनका नाम ऐसा है। एंड सो वी कैन सेफली से दैट हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थैलेमस एंड एपिथैलेमस आर अ पार्ट ऑफ डायेनसेफेलॉन। हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस का पार्ट पिट्यूटरी, एंड थैलेमस एंड एपिथैलेमस ऑल आर पार्ट ऑफ फोरब्रेन। ये सब किसके पार्ट है? फोरब्रेन के। ऑल्दो एनसीईआरटी ने किसका किसका नाम लिया है? हाइपोथैलेमस का और थैलेमस का। एनसीईआरटी कहती है कि फोरब्रेन इज डिवाइडेड इनटू सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। एनसीईआरटी ने बेसिकली डायेनसेफेलॉन का नाम लिया नहीं है, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीख रहे हैं। ठीक है, दिस इज डायेनसेफेलॉन। और अगर आपको वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन याद हो तो डायेनसेफेलॉन इटसेल्फ इज द थर्ड वेंट्रिकल। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर सीएसएफ भरा हुआ है डायेनसेफेलॉन के अंदर। इसके दोनों साइड पर थैलेमस है, नीचे हाइपोथैलेमस है, और ऊपर साइड पर एपिथैलेमस है। ठीक है, एनसीईआरटी ने बेटा एपिथैलेमस का नाम इसलिए नहीं लिया है बिकॉज एपिथैलेमस असल में एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हम पढ़ रहे हैं न्यूरल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका नाम एपिथैलेमस है वो लगा कहाँ पर है? डायेनसेफेलॉन में, फोरब्रेन में। ठीक है, लेकिन ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए इसका नाम नहीं लिया। सो इट कॉन्स्टिट्यूट्स डायेनसेफेलॉन बट इट इज नॉट अ न्यूरल स्ट्रक्चर, इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड विच सिक्रीट्स हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या निकालता है? हार्मोन। तो यहाँ पर से कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलाटोनिन।
आपने मेलाटोनिन हार्मोन का नाम सुना होगा। एंड डू नॉट कंफ्यूज मेलाटोनिन विथ मेलानिन। मेलानिन बिल्कुल अलग होता है बेटा। मेलानिन इज द स्किन पिगमेंट। अपनी बॉडी में स्किन में बहुत तरह की सेल्स होती हैं। स्किन में एक सेल होती है बेटा मेलानोसाइट, मेलानोसाइट, जिसके अंदर मेलानिन होता है, जिसकी वजह से स्किन को कलर मिलता है। मेलानोसाइट इज द स्किन पिगमेंट सेल, जिसके अंदर स्किन पिगमेंट होता है मेलानिन। मेलानिन अलग है, स्किन पिगमेंट, और मेलाटोनिन अलग है। मेलाटोनिन हार्मोन है जो एपिथैलेमस से आता है, एंड दिस एपिथैलेमस इज एक्चुअली द पीनियल ग्लैंड। एपिथैलेमस एक्चुअल में क्या है बेटा? पीनियल ग्लैंड है, ठीक है। इसीलिए आप कह सकते हो पीनियल ग्लैंड का ही दूसरा नाम है एपिथैलेमस, या एपिथैलेमस का ही दूसरा नाम है पीनियल ग्लैंड, जो कि एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है विच ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स द डाइएन्सेफेलॉन एंड इट सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड एज मेलाटोनिन, एंड दिस मेलाटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक बेटा, ये बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है? आपकी बॉडी के अंदर भी एक घड़ी चल रही है, एक टाइम चल रहा है। आप जिस टाइम पे रोज सुबह उठते हो ऑटोमेटिकली नींद खुलना, जिस टाइम पे आप रोज 2 बजे अगर दोपहर में खाना खाते हो तो ऑटोमेटिकली भूख लगना, ये बॉडी के अंदर खुद की भी एक क्लॉक चल रही है, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लॉक, जो आपकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग सेट हो जाती है। उसी अकॉर्डिंग पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है और आपको उस टाइम पर वो पर्टिकुलर नींद आना, भूख लगना, ये सारी चीजें होती हैं, राइट। बायोलॉजिकल क्लॉक के ही और नाम है 24 आवर रिदम। 24 आवर रिदम, 24 आवर्स का, पूरे 24 घंटे का हमारा जो रिदम होता है, या इसको ही कहते हैं बेटा डायर्नल रिदम। डायर्नल रिदम, सुबह और शाम का, यानी दोपहर का, आफ्टरनून वाली दोपहर नहीं, डायर्नल मतलब दोपहर, मतलब सुबह एक पहर, शाम एक पहर, इसका जो रिदम चल रहा है हमारी बॉडी में, जस्ट ऐसे कहने के लिए। और स्लीप वेक साइकिल, जो हमारी स्लीप वेक साइकिल है, और इन सबको ही एक और नाम देते हैं सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम, ये सारी एक ही चीज़ है बेटा। ये जो यही जो मैं आपको बायोलॉजिकल क्लॉक बता रही हूँ, इसको आप सर्कैडियन रिदम को बोलो, डायर्नल रिदम बोलो, स्लीप वेक साइकिल बोलो, 24 आवर साइकिल बोलो, ये सब एक ही बात है जो कि मेलाटोनिन रेगुलेट करता है, विच इज़ अ हार्मोन विच इज सिक्रीटेड फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड। एक्चुअली बेटा पीनियल ग्लैंड के साथ साथ एपिथैलेमस में एक चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं हैबेन्यूलर न्यूक्लियाई। पीनियल ग्लैंड के साथ होते हैं बेटा हैबेन्यूलर न्यूक्लियाई। आपको पता ही अब न्यूक्लियाई क्या होता है? न्यूक्लियाई क्या होता है बेटा? एग्रीगेट ऑफ सेल बॉडी। सेल बॉडी का एग्रीगेट है, गुच्छा है, कहाँ पर? आपके सीएनएस में। तो हम ब्रेन की ही तो बात कर रहे हैं, तो ब्रेन में ही यहाँ पर एपिथैलेमस में कुछ सेल बॉडी के एग्रीगेट्स होते हैं, दो एग्रीगेट्स होते हैं जिसको हम हैबेन्यूलर न्यूक्लियाई कहते हैं, या एक्चुअली 2 होते हैं, पर हम इसके बारे में बिल्कुल इस वक्त पढ़ना नहीं चाहते बिकॉज नीट एनसीईआरटी बेस्ड में ये आपको नहीं पूछेगा। तो इसीलिए हमने बोल दिया कि मेजरली एपिथैलेमस में क्या होता है? पीनियल ग्लैंड, बहुत छोटे छोटे से ये 2 न्यूक्लियाई होते हैं, हैबेन्यूलर न्यूक्लियाई। इसीलिए क्योंकि मेजरली एपिथैलेमस में पीनियल ग्लैंड है, हमने क्या बोला? एपिथैलेमस और पीनियल ग्लैंड ऑलमोस्ट एक ही बात है, क्योंकि उसके अलावा बस छोटे छोटे 2 हैबेन्यूलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। ऑल्सो अबव बोलने का मतलब ये नहीं है दैट यू ऑल्सो नो दैट ये जो आपका डायेनसेफेलॉन रखा है उसमें आगे साइड पर एपिथैलेमस है या पीछे साइड पर? ये फ्रंट साइड है बेटा, ये डॉर्सल साइड है। सो एपिथैलेमस अबव तो है ही, देखो थैलेमस के अबव है, और थैलेमस या डायेनसेफेलॉन के पोस्टीरियर साइड पर है, ठीक है। तो इसमें एक और पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि ये जो एपिथैलेमस है दैट इज प्रेजेंट और लोकेटेड ऑन दी पोस्टीरियर साइड, और इस टाइम पर आप पोस्टीरियर या डॉर्सल दोनों वर्ड्स का यूज कर सकते हैं यहाँ पर डायेनसेफेलॉन के लिए। पोस्टीरियर और डॉर्सल साइड ऑफ डायेनसेफेलॉन, डायेनसेफेलॉन के पोस्टीरियर पीछे साइड पर, डॉर्सल साइड पर रखा हुआ है, और थैलेमस से ऊपर साइड पर रखा हुआ है, ये रहा थैलेमस, ठीक है। ऑल्सो बिकॉज मेलाटोनिन का फंक्शन है बायोलॉजिकल क्लॉक का फंक्शन रेगुलेट करना, इसीलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन में ब्रेन में
ब्रेन में कुछ फंक्शंस लिखे हुए वहां पे आपको मिलेगा बायोलॉजिकल क्लॉक रेगुलेट करना। तो ये ब्रेन का फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? जो चीज डायेनसेफलॉन के पार्ट का फंक्शन है वो डायेनसेफलॉन का फंक्शन है, वो फोरब्रेन का फंक्शन है, तो वो किसका फंक्शन हुआ? ब्रेन का फंक्शन हुआ। सो बायोलॉजिकल क्लॉक रेगुलेट करना इज अ फंक्शन ऑफ ब्रेन। तो ये चीज आपको कहाँ मिल रही है? जैसे ही आपने CNS NCERT में पढ़ना शुरू किया इंट्रोडक्शन, उसमें ब्रेन के बारे में कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, तो आपने डिकोड किया वो फंक्शन ब्रेन का तो है, बट एक्चुअल में कहाँ का है? वो फंक्शन एक्चुअल में पीनियल ग्लैंड का है, जो कि डायेनसेफलॉन के पीछे लगा हुआ है। ठीक है, ये एक पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट करते हैं थैलेमस, विच इज 2 in number and it constitutes the 80% part of diencephalon. This is called as the relay center. रिले न्यूरॉन अलग था, इंटर न्यूरॉन को कहते थे। दिस इज रिले सेंटर ऑफ ब्रेन। इसको रिले सेंटर इसलिए कहते हैं बेटा, किसी भी कोऑर्डिनेटिंग चीज को, कनेक्टिंग चीज को रिले कहा जाता है। इसको रिले सेंटर इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। ये लाइन बेटा आपको NCERT में मिलेगी एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बस एक लाइन दी हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। दिस इज अ PYQ। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा NCERT की लाइन है और क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स और विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ब्रेन इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बिटवीन द सेंसरी एंड द मोटर सिग्नलिंग। तो आप क्या आंसर लगाएंगे उसमें? थैलेमस। रियली इंपॉर्टेंट। अब ऐसा क्यों लिखा है बेटा? बिकॉज ये देखो, मान लो ये सेरिब्रम है, ठीक है, ये रहा डायेनसेफलॉन, फिर ये रहा मिड ब्रेन, फिर पॉन्स, फिर मेडुला एंड देन वी हैव सेरिबेलम। ठीक है, और यहाँ पर डायेनसेफलॉन के साइड में क्या रखा हुआ है? थैलेमस। अब थैलेमस कहता है किसी भी मैसेज को जाना है तो मुझसे होके ही गुजरना पड़ेगा, किसी भी मोटर मैसेज को जाना है तो भी मुझसे होके गुजरना पड़ेगा, राइट। यानी कि किसी भी बेटा सेंसरी मैसेज यहाँ पर साइनैप्स बनाता है, फिर ऊपर जाता है। वैसे ही बेटा कोई भी मोटर मैसेज होता है तो यहाँ पर साइनैप्स बनाता है और फिर आगे बढ़ता है। तो थैलेमस कहता है कि किसी भी सेंसरी मैसेज को मुझसे होके गुजरना पड़ेगा और किसी भी मोटर मैसेज को मुझसे होके गुजरना पड़ेगा। यानी इट इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बिटवीन द सेंसरी सिग्नलिंग एंड द मोटर सिग्नलिंग। ध्यान रखना, सेंसरी और मोटर को कनेक्ट नहीं कर रहा, सेंसरी को यहां से साइनैप्स बना के भेज रहा है, मोटर को यहां से साइनैप्स बना के भेज रहा है। यानी इट इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द सेंसरी सिग्नलिंग एंड मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द मोटर सिग्नलिंग एज वेल, और इसलिए हम इसको ऐसा कहते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज रिले सेंटर एज वेल। ठीक, और ये थैलेमस होता क्या है बेटा? बड़े बड़े न्यूक्लियाई ही हैं। न्यूक्लियाई मतलब सेल बॉडी का एग्रीगेट है, मतलब ऑफ कोर्स किस कलर के होंगे? ग्रे मैटर में आएंगे। किस में आएंगे? ग्रे मैटर में आएंगे। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियाई है। अब आते हैं हाइपोथैलेमस के ऊपर। हाइपोथैलेमस कहाँ रखा है? देखो, बिलो थैलेमस एंड आगे साइड पर। तो ये अलग बात हो गई कि एंटीरियर और वेंट्रल पोर्शन में रखा हुआ है। एंटीरियर और वेंट्रल पार्ट ऑफ डायेनसेफलॉन, ये दो अलग बातें हैं कि थैलेमस के नीचे रखा है और डायेनसेफलॉन में आगे साइड पर है, फ्रंट साइड पर है, एंटीरियर साइड पर या फिर वेंट्रल साइड पर। ठीक है, अब आते हैं बेटे ये जो हाइपोथैलेमस है ये किसका पार्ट हुआ? हाइपोथैलेमस ऑफ कोर्स इज अ पार्ट ऑफ डायेनसेफलॉन एंड सो इट इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन और हाइपोथैलेमस के भी नीचे लगी हुई है ये पिट्यूटरी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पिट्यूटरी लगी हुई है। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करता है आपके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ये करता है बेटा आपके लिए थर्मो रेगुलेशन। इसके पास बेटा थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब सॉल्व करोगे ना तो आप देखोगे बहुत बारी आपको सेंटर्स पे ही क्वेश्चन पूछता है। एपन्यूस्टिक सेंटर कहाँ है, न्यूमोटेक्सिक सेंटर कहाँ है, कार्डियोवेस्कुलर सेंटर कहाँ है, वॉमिट सेंटर कहाँ है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कहाँ है।
बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करने वाला सेंटर कहाँ है? ये सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर उसमें से कहाँ है बेटा? थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है आपके हाइपोथैलेमस के पास। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, ठीक है। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर का क्या मतलब बेटा? थर्मो मतलब होता है हीट, थर्मो मतलब हीट, हीट का रेगुलेशन करने वाला, यानी बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है। हम कैसे हैं बेटा? हम कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड? हम वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड है मतलब हम क्या है? होम्योथर्मिक है। होम्योथर्मिक का ये मतलब होता है, वार्म ब्लडेड का ये मतलब होता है हम अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है उसको मेंटेन करते हैं, मतलब उसको रेगुलेट कर सकते हैं। बढ़ गया तो कम करते हैं, कम हो गया तो बढ़ाते हैं। हाइपोथैलेमस 37 से जैसे ही ज्यादा टेम्परेचर जाएगा, बाहर गर्मी होगी, उसको कम करने की कोशिश करेगा स्वेटिंग करके, और जैसे ही कम टेम्परेचर होने लग जाएगा 37 से, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिसके लिए हम विंटर क्लोथ्स पहनते हैं। आ रही है बात समझ में आपको? तो हम चीजों को, टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं अपने हाइपोथैलेमस की वजह से, यानी हम 37 को मेंटेन करते हैं, कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। जो भी ऐसा करता है, कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है, मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, ये सब एक वर्ड्स एक ही साथ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? होम्योथर्मिक, यानी वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है। इसके अलावा बेटा हंगर एंड थर्स्ट सेंटर, आपको भूख और प्यास भी किसकी वजह से लगती है? उसका सेंटर भी है आपके हाइपोथैलेमस के पास, हंगर एंड थर्स्ट सेंटर, भूख और प्यास का सेंटर। बट आपने बहुत सारा कुछ खा लिया, छोले भटूरे भी खा लिए, पाव भाजी भी खा ली, उसके बाद बिरयानी भी खा ली, अब पेट भर गया है और नहीं खाना चाहिए, ये भी आपको कौन बताता है? हाइपोथैलेमस, जिसको कहते हैं बेटा सटाइटी सेंटर। क्या कहते हैं? सटाइटी सेंटर। सटाइटी सेंटर का मतलब हाइपोथैलेमस ही बताता है कि अब बस तृप्ति हो गई है, इस टाइम पे और नहीं खाना चाहिए, पेट भर चुका है। ठीक है, तो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, हंगर एंड थर्स्ट सेंटर, सटाइटी सेंटर, सब किसके पास है? हाइपोथैलेमस के पास। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है तो न्यूरल स्ट्रक्चर, पर इसकी कुछ सेल्स सिक्रीशन करने के लिए मॉडिफाई हो गई हैं, जिनको हम कहते हैं न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। क्या कहते हैं बेटा? न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स ही होती हैं जो सिक्रीशन करने लग गई हैं। किस चीज का? हार्मोन का। किसका सिक्रीशन कर रही हैं? हार्मोन का। ये न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स की सेल बॉडी ऐसे गुच्छा बना लेती हैं, और हाइपोथैलेमस के अंदर ऐसे ही सेल्स के गुच्छे हैं। न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स का एक एग्रीगेट, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स का दूसरा एग्रीगेट, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स का तीसरा एग्रीगेट, यानी इन एग्रीगेट्स को आप क्या बोलोगे? सेल बॉडी के एग्रीगेट्स हैं, न्यूरॉन के एग्रीगेट्स हैं, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स के एग्रीगेट हैं, जो कि एक्चुअल में है न्यूरॉन ही, तो आप इनको क्या बोलोगे? न्यूक्लियाई। यानी हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूक्लियाई किसके होते हैं? उन सेल बॉडीज के, जो सेल बॉडीज उन न्यूरॉन्स की हैं जो सिक्रीशन कर रही हैं न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स की। और ये क्या निकालेंगी बेटा? ये हार्मोन्स निकालती हैं, जिनको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। इन हार्मोन्स को हम क्या बोलेंगे? हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। हम बाद में नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, RH कहते हैं, और एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन, IH कहते हैं। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे अच्छे से, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं, यही जाके पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं, फिर पिट्यूटरी बॉडी के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। ये पूरा कंप्लीटली जीरो से हम स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन के चैप्टर में, एंड दैट इज वाई हम उसी में पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स निकालने वाले ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करता है। मास्टर का भी मास्टर है, पिट्यूटरी का भी मास्टर है। ये सारे वर्ड्स आप सीखोगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हो गए, हाइपोथैलेमस के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हो गए। राइट,
तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया बेटा डायेनसेफलॉन के बारे में, जिसमें डायेनसेफलॉन की 3 चीजें पढ़ी हैं। हाइपोथैलेमस, उसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हाइपोथैलेमस और उसके फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, हंगर एंड थर्स्ट सेंटर, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहाँ पर हैं, ये किसका पार्ट है, कहाँ पर प्रेजेंट है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। बिलो की जगह एनसीईआरटी ने बेस लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने लिखा है हाइपोथैलेमस इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ डायेनसेफलॉन और द बेस ऑफ थैलेमस, तो थैलेमस के बेस पे ये नीचे है उसका मतलब, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, हाइपोथैलेमस के सेंटर्स, देन थैलेमस की ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देन एपिथैलेमस से मेलाटोनिन आता है जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कहा भी था, आप सारे के सारे सेंटर्स का एक फ्लैश कार्ड तैयार कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो नेक्स्ट आता है बेटा लिम्बिक सिस्टम ऑफ ब्रेन। ब्रेन का एक लिम्बिक सिस्टम है, ठीक है, इसके बारे में सीखते हैं, एनसीईआरटी में आपको पढ़ने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लिम्बिक सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज लिम्बिक लोब। लिम्बिक सिस्टम को ही क्या कहते हैं बेटा, लिम्बिक लोब, और इसकी लोकेशन क्या है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। मैं आपको बता दूं कि ये लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम ब्रेन में तो होता ही है, और ब्रेन के भी कौन से पार्ट में होता है, फोर ब्रेन में होता है। किसमें होता है बेटा, फोर ब्रेन में। एनसीईआरटी कहती है लिम्बिक लोब के अंदर 2 चीजें हैं। एनसीईआरटी कहती है लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम जो कि ब्रेन के फोर ब्रेन में प्रेजेंट है, उसमें 2 चीजें होती हैं, इनर पार्ट्स ऑफ मेडुला, मेडुला इनर पार्ट को कहते हैं ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम का जो अंदर का पार्ट है ना मेडुला का, वो प्लस कुछ न्यूक्लियाई होती है बेटा जिसको हम कहते हैं बेसल न्यूक्लियाई, जिसको एनसीईआरटी ने बेसल न्यूक्लियाई नहीं लिखा, एनसीईआरटी ने इसको लिखा डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। मतलब बेसिकली एनसीईआरटी कह रही है बेटा कि फिर से आप साइड से ऐसे सेरिब्रम को देखो और यहाँ डायेनसेफलॉन रखा हुआ है। एनसीईआरटी कहती है कि ठीक है, अंदर क्या है, वाइट मैटर है, अंदर क्या है बेटा, वाइट मैटर है। यहाँ पर अंदर साइड पर वाइट मैटर है और बाहर साइड पर ग्रे मैटर। ये पूरा अंदर मेडुला बना रहे हैं बेटा, मेडुला में क्या है, वाइट मैटर है। एनसीईआरटी कहती है कि ये जो मेडुला रीजन है वाइट मैटर का, उसका कुछ पार्ट और प्लस इसमें कुछ डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, उनको मिला के हम लिम्बिक लोब कहते हैं। बस हमने क्या किया, इस डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर का नाम बता दिया बेसल न्यूक्लियाई। बेसल क्यों बोला है बेटा, बिकॉज बेस ऑफ सेरिब्रम पे रखे होते हैं। ये सेरिब्रम का बेस ही तो है बेटा, ये सेरिब्रम का बेस ही तो है। सेरिब्रम के बेस पे जो मेडुला का पार्ट होता है उसमें से कुछ पार्ट लिया हमने और वहां पर कुछ डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम बेसल न्यूक्लियाई कहते हैं, जिसमें कई सारी न्यूक्लियाई हैं, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है, कई सारी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ये जो कई सारी न्यूक्लियाई हैं इसमें से हमने कुछ न्यूक्लियाई पढ़ी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक न्यूक्लियाई पढ़ी बेटा एमिगडेला, एमिगडेला। इसमें से फॉर एग्जांपल एक का नाम है बेटा एमिगडेला, फॉर एग्जांपल एक का नाम है हिप्पोकैम्पस। कई सारी बेसल न्यूक्लियाई होती हैं, उसमें से आपने 2 के नाम याद किए, एक तो एमिगडेला और दूसरे का नाम है बेटा हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। और दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हर बेसल न्यूक्लियाई का एक इंपॉर्टेंट काम होता है। जैसे बेटा हिप्पोकैम्पस का काम है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना। जैसे आप मेरी जो बात अभी सुन रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है मुझे याद हो गई है, एक्चुअल में बेटा वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती हैं। जब आप इन्हीं चीजों को बार बार सुनते हो, बार बार लिखते हो, रिवाइज करते हो, लर्न करते हो, तो हिप्पोकैम्पस क्या करता है, आपकी इसी मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है।
ठीक है, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? क्लास में मैंने बच्चों को ऐसे याद कराया था दैट गजनी का हिप्पोकैम्पस खराब हो गया था, उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया था। तो हिप्पोकैम्पस का ही काम है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना। दूसरा इंपॉर्टेंट बेसल न्यूक्लियाई है हमारे पास एमिगडाला। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एमिगडाला इज दैट एमिगडाला इज आलमंड शेप्ड। कैसा होता है ये? आलमंड शेप्ड। बेटा ये सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आलमंड शेप्ड है ये आपको क्वेश्चंस में मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीधे आलमंड शेप्ड आप पूछते ही बता सकते हैं किस बेसल न्यूक्लियाई की बात हो रही है, एमिगडाला की। एंड ये क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है? एमिगडाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेज एंड फियर। रेज एंड फियर, रेज मतलब बेटा गुस्सा, ठीक है, जो गुस्सा आता है बहुत तेज या डर लगता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? थोड़ा साफ लिख देती हूँ, 1 मिनट। एमिगडाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेज एंड फियर। रेज मतलब गुस्सा, फियर मतलब डरना। तो गुस्से के लिए और डर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका बेसल न्यूक्लियाई एमिगडाला, विच इज अ पार्ट ऑफ योर लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। यानी कि बेटा रेज, फियर, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना, ये सब किसके फंक्शन हो गए? आपके लिम्बिक लोब के या लिम्बिक सिस्टम के। ठीक है, लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम में 2 पार्ट्स आते हैं, इनर मेडुला का कुछ पार्ट लिया है और साथ में ये बेसल न्यूक्लियाई लिए हैं विच आर द डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स इन द मेडुला ओनली। एंड बिकॉज ये सेरिब्रम का बेस है, इसको बेसल न्यूक्लियाई कहते हैं। उस बेसल न्यूक्लियाई में से हमने 2 न्यूक्लियाई के एग्जाम्पल याद किए, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। ऑफ कोर्स न्यूक्लियाई है तो किस कलर का होगा? न्यूक्लियाई है तो बेटा ग्रे कलर का होगा, क्योंकि न्यूक्लियाई क्या होती है? सेल बॉडी का एग्रीगेट होता है। तो सेरिब्रम के बेस पे कुछ सेल बॉडी के एग्रीगेट रखे हुए हैं न्यूक्लियाई। ठीक, ये 2 कर लिया। अब बेटा एनसीईआरटी कहती है कि इस लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम को जब तुम हाइपोथैलेमस के साथ मिला दोगे, ठीक है, हाइपोथैलेमस के साथ, यानी अब हम नेक्स्ट बात क्या पढ़ रहे हैं? लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम which already consist of the inner part of medulla and the basal nuclei like amygdala and hippocampus along with the hypothalamus, this is called as emotional brain. This is called as our emotional brain. Yes बेटा, हमारे ब्रेन में एक इमोशनल ब्रेन वाला पार्ट भी तो है जिसमें इमोशंस हमारे सारे डीप सीटेड है, जिसका लॉजिक हमको ज्यादा समझ में नहीं आता। सोचने और समझने के हिसाब से तो हमको इतने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, 8 घंटे 10 घंटे, पर मन नहीं करा। ये मन क्या है? इमोशनल ब्रेन। ठीक है, मोबाइल में बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये क्या है? इमोशनल ब्रेन। ठीक है, तो ये सारी जो इमोशनल ब्रेन वाली चीजें हैं वो उसकी जिम्मेदारी किसने ले रखी है? लिम्बिक लोब ने और हाइपोथैलेमस ने। एनसीईआरटी ने ये इमोशनल ब्रेन वर्ड यूज नहीं किया, बट इसके 3 इंपॉर्टेंट काम जरूर दिए हैं, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी ऐसा कहती है, लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम along with the hypothalamus which we are calling as the emotional brain is responsible for फर्स्ट मोटिवेशन। बेटा आपको किसी ने मोटिवेट किया और आप मोटिवेट हो गए, ये क्या है? ये एक तरह का इमोशन है दैट यू आर फीलिंग पम्प्ड, आप बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हो। ठीक है, तो वो मोटिवेशन इमोशनल ब्रेन का काम है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, जितना भी सेक्सुअल बिहेवियर होता है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इमोशनल ब्रेन। ठीक है, एंड एनसीईआरटी कहती है जितने भी आपको कोई इमोशंस फील होते हैं, इमोशंस का एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखना, इसके अंदर एग्जाम्पल दी है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी इसके बारे में 3 चीजें कहती है, मोटिवेशन, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। इमोशंस के अंदर उसने कुछ एग्जाम्पल्स दिए लाइक प्लेजर फील करना, खुशी फील करना, पेन फील करना, रेज फील करना, फियर फील करना, एक्साइटमेंट फील करना। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? इमोशंस हैं। ये सारे इमोशंस हैं जिसमें से कुछ के सेंटर्स तो आप जानते भी हो, जैसे रेज और फियर का सेंटर है एमिगडाला, तो इमोशनल ब्रेन का भी तो फंक्शन हुआ ना बेटा। इमोशनल ब्रेन में इसका काम भी तो आएगा, बिकॉज इमोशनल ब्रेन में हम लिम्बिक लोब ले रहे हैं और लिम्बिक लोब के अंदर बेसल न्यूक्लियाई आते हैं और बेसल न्यूक्लियाई के एक एग्जाम्पल है एमिगडाला। तो ये एनसीईआरटी का पार्ट है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी।
डायरेक्ट है बेटा ये सब एनसीईआरटी में। आप अच्छे से डिकोड करेंगे लेक्चर लगाने के बाद एनसीईआरटी को, और सब चीज़ों को मार्क करके अच्छे से मेमोराइज करेंगे, सो दैट एनसीईआरटी से कहीं से भी क्वेश्चन बनता है देन यू आर ऑल सेट टू मार्क द करेक्ट आंसर। दिस इज अबाउट द लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक लोब ऑफ ब्रेन, ठीक है, एंड द इमोशनल ब्रेन एंड द फंक्शन ऑफ इमोशनल ब्रेन। वी आर हियर डन विद द फोरब्रेन पार्ट, सेरिब्रम पार्ट, डाइएन्सेफलॉन एंड द लिम्बिक लोब एसोसिएटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बेटा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से। थैंक यू सो मच एवरीवन।